बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पढ़ा था। इंसान में एक्स लिंक्ड ट्रेट दो किस्म की हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ लिया था। एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि बहुत ज़्यादा रियर होती है, दैट इज टेस्टिकुलर फीमेनाइजेशन सिंड्रोम। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से है, बहुत ही रियर। और ये जो टेस्टिकुलर फीमेनाइजेशन जीन होता है एक्स लिंक्ड होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, इसका दूसरा पार्टनर या अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। जब ये TFM जीन डोमिनेंट होता है, वाई क्रोमोसोम के SRY जीन को एक्टिवेट करता है और XY वाले फर्द के अंदर मेलनेस वाले करैक्टर पैदा होते हैं। SRY जीन को हम मेल स्विच कहते हैं। जो TFM जीन है, डोमिनेंट जीन है, वो SRY जीन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये किसी फर्द के अंदर, ये XY लिख देता हूं, किसी फर्द के अंदर TFM जीन रिसेसिव हो, इस तरह का वाई क्रोमोसोम के SRY जीन को एक्टिवेट नहीं करेगा, और इसलिए जो XY वाला फर्द होगा दैट विल फेल टू डिवेलप मेल लाइक करेक्टर, बल्कि उसके अंदर कुछ फीमेल लाइक करेक्टर पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल, ब्लाइंड वेजाना विद नो यूट्रस, टेस्टीज होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, एब्डोमिनल होते हैं। Such individual are married as female, but they are sterile. इन XY वाले लोगों के ऊपर, जो कि फिनोटिपिकली फीमेल होती हैं शक्ल के लिहाज से, ऐसे अफराद के ऊपर टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट नहीं होता। एक आम XY वाले आदमी को अगर टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाएं तो उसके अंदर मेल वाले सेकेंडरी सेक्स करैक्टर ज़ाहिर हो जाते हैं। ऐसे अफराद के ऊपर टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि टेस्टिकुलर फीमेनाइजेशन सिंड्रोम इज टेस्टोस्टेरॉन इनसेंसिटिव सिंड्रोम। ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट नहीं होता। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की एग्जांपल हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है। एक डाइटरी रिकेट होता है जो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उस डाइटरी रिकेट की ट्रीटमेंट हम विटामिन डी के थ्रू कर सकते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की ट्रीटमेंट विटामिन डी के थ्रू नहीं की जा सकती, इसलिए इस रिकेट को हम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट कहते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जीनेटिक फेलियर की वजह से होता है और जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, और इस जीनेटिक फेलियर की वजह से बोन प्रोटीन नहीं बनती। बोन प्रोटीन बनाने वाले जीन के ऊपर
विटामिन डी का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट का इलाज हम विटामिन डी के थ्रू नहीं कर सकते, और इसलिए हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट इज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से डिफरेंट होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की फ्रीक्वेंसी मेल के अंदर ज्यादा और फीमेल के अंदर कम होती है, जबकि हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी फीमेल के अंदर ज्यादा और मेल के अंदर कम होती है। एक इफेक्टेड बाप की तमाम बेटियां इफेक्टेड होती हैं और कोई भी बेटा इफेक्टेड नहीं होता। एक हेट्रोजाइगस खातून अपनी ये ट्रेट अपने 50% बेटों में और 50% बेटियों में मुंतकिल करती है। इसलिए मजमूई तौर पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी मेल के अंदर कम और फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। इसको समझने के लिए हम एक पेडिग्री बनाते हैं। ये एक इफेक्टेड मेल है, हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट का मरीज मर्द है, और ये एक नॉर्मल खातून है। जो नॉर्मल खातून है उसके एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होंगे। हाइपोफास्फेटिमिक रिकेट विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट कहलाता है। विटामिन डी की वजह से इसके लिए, इसके जीन के लिए हम डी का सिंबल यूज करते हैं। जो इफेक्टेड मर्द है उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हम डी कैपिटल लिखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट होती हैं उनका जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। तो जो इफेक्टेड मर्द होगा वो एक्स डी कैपिटल वाई होगा, और जो मुतासरा खातून होगी, सॉरी जो नॉर्मल खातून होगी, नॉर्मल, वो एक्स डी स्मॉल और एक्स डी स्मॉल होगी। इनके जो बच्चे होंगे, इन दो में से एक एक्स ले लें और इसके साथ अगर मिलता है तो ये फीमेल होगी, और ये अपना एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम बाप से ले रही है, इसलिए ये फीमेल लड़की एक्स डी कैपिटल और एक्स डी स्मॉल होगी। लड़का अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ से लेगा, वो एक्स डी स्मॉल होगा, बाप से वाई लेगा, इसलिए ये ट्रेट बाप से बेटी के अंदर मुंतकिल होगी, और एक इफेक्टेड बाप की तमाम बेटियां इफेक्टेड होंगी, कोई भी बेटा इफेक्टेड नहीं होगा, चूंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है और बेटा अपने बाप से वाई क्रोमोसोम लेता है। आप इस लड़की की शादी एक नॉर्मल मर्द के साथ दिखाते हैं, सॉरी एक नॉर्मल मर्द के साथ दिखाते हैं जो एक्स डी स्मॉल वाई है। इसके जो गैमीट्स बनेंगे, इसके गैमीट्स दो किस्म के होंगे, इसके भी दो किस्म के होंगे। एक्स इस एक्स के साथ मिल जाए, फीमेल होगी, एक्स डी कैपिटल, एक्स डी स्मॉल होगा। ये एक्स इस एक्स के साथ मिले, फीमेल होगी, एक्स डी स्मॉल और एक्स डी स्मॉल वाली होगी। वाई अगर इसके साथ मिले तो मेल होगा, और ये एक्स डी कैपिटल और वाई होगा। इसके साथ मिले तो एक्स डी स्मॉल वाई होगा, मेल होगा, नॉर्मल होगा। ये जो लड़की होगी हेट्रोजाइगस होगी, लेकिन ये इफेक्टेड होगी चूंकि डोमिनेंट ट्रेट है।
डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा, ये इफेक्टेड होगी, और इस तरह ऐसा हेट्रोजाइगस खातून की आधी बेटियां और बेटों में से आधे बेटे इफेक्टेड होंगे। और ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो बच्चों में जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट की फ्रीक्वेंसी है वो फीमेल के अंदर ज़्यादा और मेल के अंदर कम है, इसलिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की फ्रीक्वेंसी फीमेल में ज़्यादा और मेल के अंदर कम होती है। नेक्स्ट, डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज का लफ्ज़ी मतलब खारिज होना। मलाइटस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हनी होता है, शुगर होता है, यानी पेशाब के साथ शुगर का, ग्लूकोज का खारिज होना डायबिटीज मलाइटस है। हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर which elevate sugar level in the blood। ऐसी मुख्तलिफ बीमारियां जिनकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, इन सब को हम डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मलाइटस में बॉडी सेल ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करते, ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। ना सिर्फ ब्लड के अंदर, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ ब्लड में ज़्यादा होती है वो यूरिन के अंदर भी ज़्यादा होती है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, ये सिम्टम नहीं कहते हम, इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी वजह से रीनल फेलियर होता है, एडल्ट ब्लाइंडनेस होती है, लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन, कि जब ये बीमारी ज़्यादा शदीद होती है तो आप लोग जानते हैं कि पाँव वगैरह के ऊपर ज़ख़म बनते हैं, हील अप नहीं होते, गैंग्रीन में तब्दील हो जाते हैं। फिर पाँव का कुछ हिस्सा, पूरा पाँव या टांग का कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। टांग को काटना लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन कहलाता है। इसी तरह आमतौर पर जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ मलाइटस दो किस्म की होती है, एक को हम टाइप 1 और दूसरे को टाइप 2 कहते हैं। डायबिटीज मलाइटस टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस आमतौर पर ये 20 की एज से भी पहले स्टार्ट हो जाता है। वैसे हमारी किताब लिखती है कि इट स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 40। अमूमन ये 20 साल से भी पहले शुरू हो जाती है, इसलिए इस टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, नाबालिग लोगों की डायबिटीज़ कहते हैं। इसके मेन काज दिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हमारे इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट की वजह से होती है या डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है। बाज़ औक़ात हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं
ये हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसलिए इंसुलिन की सेक्रीशन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो टी लिम्फोसाइट बनाता है। ये टी लिम्फोसाइट पैंक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी ऐसे लोगों की सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन एक्सोजीनस इंसुलिन। जो इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज के अंदर बन रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, वो एंडोजीनस इंसुलिन है और जो बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक्सोजीनस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स उसी सूरत में सर्वाइव करते हैं जब इनको एक्सोजीनस इंसुलिन दी जाती है। इसलिए इस बीमारी को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अगर हम इस बीमारी की जीनेटिक बेसिस देखें, इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म के ऊपर मौजूद होता है। ये इंसुलिन वाला जीन है। पुराने ज़माने में ख्याल किया जाता था कि इंसुलिन वाले जीन के लोकस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है और ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म इन दिस लोकस देयर इज मोर ससेप्टिबिलिटी ऑफ पीपल फॉर दिस डिजीज। के इस लोकस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, इसलिए ज़्यादा लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं। इस बीमारी के लिए ज़्यादा लोग हसास हैं। आप लोग ने मल्टीपल अलील पढ़ा है। मल्टीपल अलील वाले जीन पियर को हम पॉलीमॉर्फिक जीन कहते हैं। जितने एक जीन पियर के लिए अलील की तादाद ज़्यादा होगी, यानी मल्टीपल अलील होगा, उतना उस जीन पियर के लिए फिनोटाइप्स ज़्यादा होती हैं। तो पुराने ज़माने में ये ख्याल किया जाता था कि इंसुलिन वाले जीन लोकस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी मल्टीपल अलील है और इन मल्टीपल अलील की वजह से ज़्यादा लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं। बट नाउ इट इज़ नोन this disease is controlled by a single recessive gene। एक जीन पीआर इसको कंट्रोल करता है और उसकी दो शक्लें हैं, दो अलील हैं। जो रिसेसिव जीन होता है, रिसेसिव अलील होता है, वो डायबिटीज़ का सबब बनता है। एंड दिस डिजीज इज नॉट ए मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। A polygenic trait which is influenced by many factors is called as multifactorial disease। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल जीन पियर के कंट्रोल में है और रिसेसिव अलील की वजह से होती है। डायबिटीज टाइप 2 आमतौर पर ये 40 की एज के बाद होती है, 40 साल के बाद होती है। इट इज़ मोर कॉमन इन अमंग द ओबीज। ज़्यादातर ऐसे लोगों में होती है जिनमें मोटापा होता है। टोटल डायबिटिक पेशेंट का 90% लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं। जब कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो ओबेसिटी कंट्रोल हो जाती है
और सेल के अंदर इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ती है और इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाइप 2 के अंदर किसी पेशेंट की बॉडी में अमूमन एंडोजीनस इंसुलिन बनती है, लेकिन बॉडी सेल इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इंसुलिन का काम सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजना होता है, और इस टाइप 2 के अंदर जो बॉडी सेल होते हैं दे डिवेलप इनसेंसिटिविटी फॉर इंसुलिन। लेकिन एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी कम होती है। ओबेसिटी कम होने से सेल में इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ती है और इस तरह इस टाइप 2 को कंट्रोल करना कुछ आसान हो जाता है। मौजूदा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ऐसे लोग जिनमें टाइप 2 होती है दे कंटेन सम जेनेटिक कंपोनेंट्स, यानी उनके यहाँ कुछ ऐसे जीन्स होते हैं विच डिवेलप डायबिटीज अंडर सर्टन कंडीशंस, के ख़ास हालात में उन जीन की वजह से इन लोगों के अंदर टाइप 2 वाली डायबिटीज़ डिवेलप हो जाती है। यानी टाइप 2 में भी कुछ जीन इन्वॉल्व होते हैं जो हमेशा नहीं, ख़ास कंडीशन के अंदर इस बीमारी को डिवेलप करने में इन्वॉल्व होते हैं। तकरीबन 2 to 5% पेशेंट ऑफ टाइप 2 develop this disease before the age of 25, के 2 से 5% मरीज टाइप 2 वाली बीमारी 25 साल से भी पहले डिवेलप कर लेते हैं। दिस डायबिटीज विच develops before the age of 25 is called as मोटी। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट का मतलब बलूगत का आगाज है, जवानी की शुरुआत। ऐसी शुगर की बीमारी जो मैच्योरिटी बलूगत के शुरू में स्टार्ट हो जाती है उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग कहते हैं। 50% patient of MODY develop this disease due to mutation in gene called as alpha glucokinase gene। आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस याद होगा। ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील हो जाता है और जो एटीपी होती है वो एडीपी में तब्दील हो जाती है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है। काइनेज वो एंजाइम है जो एटीपी या एडीपी की मदद से किसी चीज़ के साथ फास्फेट ग्रुप ऐड करता है या रिमूव करता है। ग्लूकोकाइनेज वो एंजाइम है जो ग्लूकोज के साथ फास्फेट ग्रुप ऐड करता है। तो कुछ लोगों के अंदर मोडी में से 50% मोडी ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन हो जाती है। ग्लूकोकाइनेज जीन में म्यूटेशन का मतलब है कि उनके अंदर ये एंजाइम नहीं बनता, और ऐसे लोगों में बेशक इंसुलिन होगी लेकिन
उनके बॉडी सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं होगी और ग्लूकोज यूज नहीं होगा। और बाकी जो पेशेंट होते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग के पेशेंट होते हैं, दे आर आल्सो ड्यू टू जीन म्यूटेशन, पैंक्रियाज की डेवलपमेंट और इंसुलिन की सेक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। इंसुलिन की रेगुलेशन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाने वाले 4 जीन्स हैं। अगर इंसुलिन की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बनाने वाले 4 जीन में से कोई एक जीन चेंज हो जाए तो उससे भी डायबिटीज़ होती है, और इट इज़ ड्यू टू चेंज इन एन वन जीन आउट ऑफ 4 जीन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कोई जीन अगर चेंज हो जाए 4 में से, उससे भी शुगर की बीमारी हो जाएगी, और दिस इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग की ये दूसरी काज है।